प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस ये बताए कि घोषणा पत्र में सर्वे की बात है, संपत्ति के सर्वे की बात है या नहीं। राहुल गांधी देश को जवाब दे। अमित शाह की तरफ से प्रहार किया गया। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस को मिर्ची लगी है, ये कहा अमित शाह ने। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी ने कल राजस्थान में बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देगी। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी का ये वही बयान है जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। पीएम मोदी कल बांसवाड़ा की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 में दिए गए बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समाज का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। प्रमोद तिवारी ने भी उनके बयान को दुखद बताया। फिर वो जानबूझ के देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती, कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। वो मेरी चुनौती स्वीकार करें, या तो वो लाइन बताएं घोषणा पत्र की, वरना देश से क्षमा मांगे। पीएम मोदी के बयान पर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि
हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी है। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं, पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। और असम में मदरसों पर सियासी घमासान भी जारी है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलेंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख सांसद बदरुद्दीन अजमल के ताजा बयान के बाद असम में सियासी संग्राम और तेज हो गया है। AIUDF उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजमल ने राज्य के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ी चुनौती दी है। अजमल ने कहा है कि डायरी में लिख लो, लोकसभा चुनाव के बाद बदरुद्दीन अजमल संसद आ रहे हैं। असम के करीमगंज और नौगांव में AIUDF सांसदों के साथ हम 3 भाई 700 नए मदरसे खोलेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने यह बयान 20 अप्रैल को नौगांव में दिया था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल धुबरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और चौथी बार सांसद बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में मदरसे बंद करने के पीछे क्या तर्क दिए थे, ये भी सुन लीजिए। 600 मदरसा बंद किया हो, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत। और बड़ी खबर, संजय राउत ने चुनावों में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी घबरा गई है। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? ये मेरी समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताए। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है? बुखला के बोल रहे हैं लोग। पहले मुस्लिम लीग से जोड़ दिया इसको, आज़ादी के पहले का। तो समझ में नहीं आ रहा देशवासियों को कि ये मैनिफेस्टो 25 गारंटी को लेके इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये इसका जवाब दे वो। और एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। घोषणा पत्र पर दिए बयान पर मिलने का समय मांगा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है। और हमें इसी खबर पर ज्यादा जानकारी कुमार विक्रांत दे रहे हैं। जी कुमार। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, आवाज आ रही है? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्त मांगा है प्रधानमंत्री से। कुमार जी, सवाल दोहराएंगे? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्त मांगा है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का। अपनी बात रखना चाहते हैं वो, कब मिलना चाहते हैं? जी देखिए, कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष घोषणा पत्र को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का टाइम मांगा है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वक्त दिया जाएगा वो उनसे मिलने जाएंगे। दरअसल कांग्रेस इस पूरे मामले को एक सियासी मोड़ जो आ गया है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। वो बताना चाहती है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के मुताबिक वैसा कुछ नहीं है घोषणा पत्र में। जिस तरह की बात मुस्लिमों को लेकर या उनके घोषणा पत्र को
मुस्लिम लीग से जोड़ने को लेकर जो बयान दिए गए वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूथ कांग्रेस इस पर प्रदर्शन भी कर रही है और यूथ कांग्रेस भी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसकी प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को घेरने के लिए और उन पर पलटवार करने के लिए इस तरीके की सियासी चालें आप कह सकते हैं चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विक्रांत जानकारी देने के लिए। वेणुगोपाल जी की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मिलना चाहते हैं और अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखना चाहते हैं। और दिल्ली में कांग्रेस के सामने नई मुसीबत को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कन्हैया और उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाहर जबरदस्त प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। दो तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस वक्त बाहर ये प्रदर्शन। अब जाहिर सी बात है इस तरीके के विरोध के स्वर आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसी प्रदर्शन के दौरान TV9 संवाददाता विवेक शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में, जहां एक तरफ तीनों उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे लगातार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सीधे बातचीत उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से दोबारा से हाईकमान ने गलत कैंडिडेट को उतारा है। उदित राज जी की जमीनी नेता कोई नहीं है, ना ही वो कोई काम किया, ना ही वो किससे मिले, ना ही उसको कोई जानता है। जो जमीनी नेता श्री राजकुमार चौहान जी जो लगे रहे, जो मिनिस्टर है, जिन्होंने जमीन पर रह करके काम किए हैं, जिन्होंने लोगों को बाय फेस बाय नाम जानते हैं, उनको टिकट ना दे करके और किसी बाहरी नेता को टिकट ला दिया और हम उसके विरोध में हैं। आप कहां से आए हैं? देखो, जब सर्वे के अंदर राजकुमार चौहान का नाम है, पूरा दिल्ली प्रदेश राजकुमार चौहान के नाम है, तो किस कारण से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है? हमारा पूरा विरोध है कि सीट बदली जाए, उदित राज को बाहर भेजा जाए, जो भी लोकल स्थानीय नेता है उसको टिकट दिया जाए। यानी कि आप नाराजगी है आपको कि उदित राज को टिकट क्यों दिया गया? हमारी नाराजगी है कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट ना दिया जाए, जो स्थानीय उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाए। कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज से बात की संवाददाता रजनीश रंजन ने। उदित राज जी, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना। कहने वाला पागल हो सकता है। मैं वहाँ 2014 से लेकर के 19 तक MP रहा हूँ और मैं बाहरी हो गया। कहने वाले को दिमाग कम से कम का इस्तेमाल करना चाहिए। सारे बिहार के लोग 40%, 35%, 40% यूपी, बिहार, उड़ीसा के सब बाहरी हैं। लेकिन ये तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन्हें आप पागल कैसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसा जो कहने वाला है वो पागल हो। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको किसी को नहीं कहा, जो भी कहेगा। मैं वहाँ का MP रहा हूँ, मैं जो MP बन रहा उसको बाहरी कहना, ये पागलपन नहीं है तो क्या है भाई? आरोप ये है कि बीजेपी के एक नेता को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, इसीलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो पार्टी की क्या स्थिति है? कारपोरेशन में 4% वोट पर थे, यही लोग टिकट लेके गए थे काउंसिलर का, यही लोग ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। पार्टी को बुलाकर इन सबको जो ऐसा जो कर रहे हैं उसको निकालना चाहिए। अब एक और प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन और नेहा हिरमित हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें लगातार विरोध प्रदर्शन के तहत ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां नेहा हिरमित हत्याकांड के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां एबीवीपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई, जहां सभी ने माथे पर काली पट्टी बांधी हुई थी। वहीं बीच सड़क पर टायर को आग के हवाले कर दिया गया और विरोध जताया गया। और हुबली में एक छात्रा की निर्मम हत्या से कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने कर्नाटक बंद बुलाया है। कर्नाटक के हुबली में फैयाज ने नेहा हिरमित की कॉलेज परिसर में हत्या कर दी। चुनावी मौसम में इस घटना ने कर्नाटक में कोहराम मचा दिया है। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस कर्नाटक की शांति भंग करने के लिए आई है, इससे डरो और होशियार रहो।
हुबली हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी ने कर्नाटक बंद का ऐलान किया। हुबली में इसे देखते हुए सड़क पर पुलिस कर्मियों की चुस्ती भी देखी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी और बेंगलुरु में भी बंद की तस्वीरें सामने आई। इस बीच धारवाड़ में अंजुमन-ए-इस्लाम ने हुबली हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपी को सजा देने की मांग की। चाहे किसी धर्म इनह्यूमन एक्ट जो रहता है ना, जो और ओपन कॉलेज में अंदर ये ऐसे घटना किसी भी कोई भी काटा उसको सख्त से सख्त जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सजा होकर दूसरों को सबक मिलना चाहिए, हमारा मानना है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बीजेपी पर राज्य का माहौल खराब करने के आरोप लगा रही है और कहा कि बीजेपी को सिर्फ हुबली की घटना याद है। इनके नेता डबल मर्डर जैसी घटना पर खामोश हैं। और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं। में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब ये बात हम आपके समक्ष रखते हैं तो मैं एक लाइन जो आज रिपोर्ट हुआ है ये जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निरंजन हीरामत, who happens to be the Congress councillor from Hubli Dharwad Municipal Corporation, said this, and I quote his statement. I've given the names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I have given names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I'm losing faith now. I'm losing faith now. मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI. और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम DK Shiv Kumar says CBI probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddaramaiah does not. और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने बंगाल में 23,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 23,000 नौकरियां भी रद्द हो गई हैं। हाईकोर्ट ने उस दौरान बहाल किए गए शिक्षकों को 6 महीने में सैलरी लौटाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई की जांच भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने एसएससी को नया पैनल बनाने का आदेश दिया है ताकि नए सिरे से शिक्षकों की बहाली हो सके। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2016 में हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में 23,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों का चयन हुआ था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता के आरोप लगे थे। अनियमितता का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने 2 महीने में जांच पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में स्कूल सेवा आयोग के पदाधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। और आपको बता दें कि केजरीवाल की सेहत पर आतिशी का बड़ा बयान आया। केजरीवाल की इंसुलिन की मांग का विरोध किया है। यह आतिशी का कहना है। ईडी तिहाड़ जेल प्रशासन ने विरोध किया। ईडी एम्स से जिस डाइटिशियन से स्टैंडर्ड डाइट चार्ट लेकर आई है, वो डाइटिशियन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते हैं। ईडी कोर्ट को गुमराह कर रही है, ये साजिश है, आतिशी की तरफ से कहा गया। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर
की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे। एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। आपको बता दें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2G मामले में दिए गए फैसले में स्पष्टीकरण की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जल्द सुनवाई के लिए मेल भेजने को कहा। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी नेचुरल रिसोर्स की नीलामी के जरिए किए जाए। पीयूष पांडे इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, क्या खबर? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए अटॉर्नी जनरल ने सीजीआई की बेंच के सामने ये मामला मेंशन किया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम मामले पर फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी नीलामी के जरिए ही आवंटन किया जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को ये परेशानी आ रही है कि कहीं कहीं 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जो पुराना फैसला है उसमें स्पष्टीकरण दिया जाए और ये छूट दी जाए कि जहां पर नीलामी संभव नहीं है वहां सीधे तौर पर केंद्र सरकार आवंटन कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इस मामले में जो याचिका है वो एजी सीजीआई की बेंच को ट्रांसफर करें और ईमेल करने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करता है और इस मामले में जो स्पष्टीकरण है वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि वो सरकार को छूट दे या फिर नहीं दे। नजर बनाए रखें पीयूष, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। देश में जारी आम चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन का मंच सजा हुआ है। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कुछ देर पहले सीएम मोहन यादव भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। इस देश के संसाधनों पे हक देशभक्तों का है, न कि उसको जाति से धर्म से जोड़ा जाए। ये मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी गलती थी जो उनने प्रश्न उठाया कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिमों का। ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। मेरा आज भी इस बात पे विरोध है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया गया तो फिर ऐसा होगा? क्या ऐसा है? इसीलिए तो जनता उनको नकार रही है। जनता को गले नहीं उतरती ये बात। जनता को आप क्या बात बताना चाहते हो? आपको खुशी नहीं है कि भगवान राम के मंदिर में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के रामनवमी पे आनंद मना रहे हैं? 2 दिन पहले ईद में पूरे देश में आनंद मना। आप इस भाव को क्यों नहीं बनाना चाहते? आप भी क्यों हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते हो? आप फूट डाल के कहाँ ले जाना चाहते हो? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। हमेशा हमें इस बात का विरोध रहेगा कि आप पर्टिकुलर हिंदुओं के भगवान के मंदिर के मामले में आप कहते हो कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, और बाकी आप क्या कह रहे हो? अब आपको कल दूरदर्शन के लोगों पे भगवा कलर आ गया तो आखिर कह रहे हो कि ये क्यों आना चाहिए? तो आपको भगवा से नफरत क्यों है? आप तिरंगे झंडे से हटा दो भरगा, आप में दम हो तो। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी TV9 सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। शिवराज सिंह ने पार्टी और अपनी भूमिका के बारे में क्या कहा, सुनिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। कितना दिया एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने। मैं संगठन के लगभग सब पदों पर रहा, युवा मोर्चे के सब पदों पर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित। भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य से लेकर सभी संगठन के पदों पर रहा। 4 बार एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 6 बार विधायक बनाया, 5 बार सांसद बनाया, 6वीं बार अब बनाने वाली है। और क्या चाहिए तुम्हें? मांग कर नहीं चाहिए या मामा को चाहिए ही नहीं?
शिवराज सिंह चौहान को अब चाहिए नहीं? मैंने बताया कि नई विद्या ने बाहुबल ना खर्चन को दाम कुछ नहीं चाहिए। जो काम पार्टी देगी, पार्टी कहेगी दरी बिछाओ तो सांसद दरी बिछाएंगे, वो कहेगी झंडा लगाओ तो झंडा लगाएंगे, वो कहेंगे संसद में बैठ जाओ तो संसद में बैठेंगे। जो भी पार्टी कहेगी वही करूंगा, क्योंकि पार्टी का काम करना मतलब देश का काम करना, उसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। और टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन मध्य प्रदेश के मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। कमलनाथ, नकुलनाथ और भगवा के मुद्दे पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ का जाना बिल्कुल तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, और नकुलनाथ ने तो अपना बायो तक चेंज कर दिया। हमने देखा उनके दिल्ली आवास पर भगवा झंडा भी लग गया, जय श्री राम के नारे भी लगने लगे, पूरी तैयारी हो गई थी। फिर आपने ऐसा क्या जादू चलाया, ये संभव नहीं हो पाया? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगा सकता? ये बताओ पहले। भगवा झंडा भी नहीं लगा सकता, ये कौन से संविधान में लिखा है? और रही बात ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोड़ो कल की बातें। ऐसा नहीं, बायो से कांग्रेस हटा लिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। नकुलनाथ कांग्रेस के सिंबल पे 1,50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, सांसद बनेंगे, आप बुलाना। गांधी परिवार से कमलनाथ के परिवार की दूरियां क्या बढ़ गई हैं? ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई छिंदवाड़ा प्रचार करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बायो से कोई कांग्रेस नेता ही हटा ले अपने, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या सवाल नहीं पूछेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा? स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, किसको कहां बुलाना होता है वो निर्णय लिए जाते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे पर हैं। उन्होंने सेना के बेस कैंप में जवानों से मुलाकात की है, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना का ये बेस कैंप दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस कैंप में तैनात सेना के जवान सरहद की सुरक्षा में जुटे हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे जांबाजों से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे। उन्होंने मिठाई खिलाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है पीओके हमारा था, है और रहेगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत पे होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला है। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अकलेमंद इशारा काफी। और बिहार की सियासत में मछली और संतरे के बाद अब सत्तू की एंट्री हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। मछली और संतरे के बाद अब बिहार में सत्तू पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में रैली के दौरान अमित शाह के सियासी हमलों से तिलमिलाए तेजस्वी यादव ने उन्हें सत्तू पीने की सलाह दे दी। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठंडे दिमाग। तेजस्वी के इस बयान के बाद मोर्चा जेडीयू ने संभाला और कहा कि लालू जेल में लंबे समय तक इसका सेवन करते रहे हैं। अभी हेमंत और केजरीवाल सत्तू का सेवन कर रहे हैं, उनके भी काम आएगा। जेल में जो सत्तू मिल रहा है
जहां कि आपके पिता भी प्रवास किए, आपको भी जाने का मौका मिल सकता है। एकदम अनुभव बरकरार रहिए, मन भी ठीक रहेगा, दिल भी ठीक रहेगा और किसानों की आत्मा को शांति भी मिलेगा कि हमारा जमीन जो लिखवाया था नौकरी के नाम पर, वो जेल के अंदर में गया और सत्तू पी रहा है। लालू अक्सर सत्तू, भूजा, चोखा जैसे आदि व्यंजन की ठेठ बिहारी अंदाज में चर्चा करते रहे हैं और तेजस्वी भी उसी स्टाइल में विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। और लालू यादव के परिवार पर नीतीश के हमले ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया और तेजस्वी ने इस मुद्दे पर फिर से जवाब दिया। जो बुलवान है लोग, उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे, वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा कि जनता को पता है कि देश का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। ऐसे में चुनावों में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरुण गोविल इन दिनों मेरठ में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है और कौन नहीं। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे में चुनावों में बीजेपी की जीत तय है। कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है और बहुत प्रेम, बहुत आदर मिल रहा है और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, इस सीट पर डेफिनेटली होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। मेरठ में दूसरे चरण की 26 अप्रैल को मतदान होना है। अरुण गोविल ने कहा कि उन्हें मेरठ में अपनी जीत का पक्का भरोसा है। उन्होंने कहा कि कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म मेरठ में हुआ और चुनाव जीतने के बाद वो मेरठ में ही रहेंगे। इस बार जो है वो अंतर मतलब काफ़ी मार्जिन से विन होगा ये सीट। 400 पार मोदी जी ने कहा है और पूरा देश इस बात को मान रहा है कि यस 400 पार होगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। कौन थे हमलावर, इस रिपोर्ट में देखिए। हमले में संजय निषाद और उनके समर्थक घायल हो गए। तस्वीरों में संजय निषाद की नाक पर पट्टी लगी देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि संजय निषाद की नाक में ब्लीडिंग के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। दरअसल संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद और निषाद पार्टी के 3 विधायक संजय निषाद के साथ जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। सभी की मांग है कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने ऊपर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं हमले की सूचना पाकर आला पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। हमले की जगह के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।